1 2 3 स्टार्ट। महोदय, हम सब चुनाव के समय बहुत कुछ बातें करते हैं। आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अपने घोषणा पत्रों में जिक्र करते हैं और नई नई योजनाएं बनाते हैं। इसमें हम सब लोग शामिल हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? उन वायदों का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? इसके लिए हम हर तरह के बहाने बना देते हैं, तरह तरह के विधानों का जिक्र करते हैं और कहते हैं ये थोड़ी वित्तीय समस्या आ गई थी, ये वे थोड़ी दिक्कतें आ गई थी, ये थोड़ी अड़चनें आ गई थी, जिसकी वजह से जो वायदे किए गए थे उन वायदों की पूर्ति की दिशा में लोग सार्थक प्रयास नहीं कर पाए। हम लोग कुछ ऐसे परिणाम नहीं दे पाए जिन परिणामों का जिक्र हमने चुनाव के समय किया था। इसलिए ऐसी स्थिति हो गई है कि राजनीतिज्ञों का अवमूल्यन हो गया है। राजनीतिज्ञों के प्रति आम लोगों की आस्था उठ गई है और उनसे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। जब हम लोग आम लोगों के बीच में जाकर यह बात कहते हैं कि हम उनकी बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाना चाहते हैं, तो लोग हमें शंका की नज़रों से देखते हैं, आश्चर्य भरी नज़रों से देखते हैं और सोचते हैं इसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। इन लोगों का जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जरूर कोई ना कोई उद्देश्य होगा और इसलिए हम लोगों को लुभाने के लिए हम लोगों से ये बातें कही जा रही है। लेकिन जब बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की बात होती है तो उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें एक निष्पक्ष दृष्टि से, बड़ी ईमानदारी और साफ दिल से आम लोगों के बीच में जाना चाहिए और केवल इतने ही वायदे करने चाहिए जिनकी पूर्ति की दिशा में हम लोग कदम उठा पाएं। जिन वायदों के पीछे वह तड़प छुपी हो जो आम हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आम आदमी की तड़प होती है। यह नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे कोई राजनैतिक तड़प हो। तो यह सारी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। हमारे देश में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की तरफ जब वे नज़र दौड़ाते हैं तो उनकी तरफ वे ईर्ष्या और घृणा से देखते हैं। ईर्ष्या तो संपन्न आदमी को देखने से होती है, लेकिन जब घृणा पैदा हो जाती है तो वह घृणा विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। जिन 1500 2000 हमारे देश में रहने वाले परिवारों को मैंने जिक्र किया, उनकी यहाँ स्थिति यह है कि उनके यहाँ रहने वाला जो कुत्ता है, उस कुत्ते को उड़ाने के लिए
भी गर्म कपड़े होते हैं, लेकिन जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला आम आदमी है, जो किसी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, उसे अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा भी हम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। महोदय, यह हमारे लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन 1,500-2,000 परिवार में रहने वाले कुत्ते की स्थिति का जिसका मैंने वर्णन किया है, उनको पीने के लिए दूध मुहैया होता है, उनको गोश्त उपलब्ध कराया जाता है, उनको तमाम दूसरी चीज़ों का सेवन कराया जाता है, लेकिन आम लोग जिनका मैंने जिक्र किया, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे, उनका जो बच्चा 5 वर्ष से कम होता है, उनको हम 2 समय दूध उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, ताकि उनका विकास, उनका मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो सके। जब उनका मानसिक विकास अच्छे ढंग से नहीं होता है, तो राष्ट्र की प्रगति में उन बच्चों का कोई योगदान नहीं होता। तो इस तरह से हम प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की प्रगति में कहीं न कहीं अवरोध पैदा कर रहे हैं। इस अवरोध को दूर करने के लिए आवश्यक है कि इस खाई को पाटा जाए। इसलिए मैंने मान्यवर इस बिल को यहाँ प्रस्तुत किया है, इस आशा और उम्मीद के साथ कि इस विधेयक को जो मैंने प्रस्तुत किया है और जिसमें इन सारी बातों का उल्लेख किया गया है, उनको सरकार बहुत गंभीरता से ले और गंभीरता से लेने के बाद निश्चित रूप से इस ढंग से ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि जो खाई आम आदमी, गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वह पाटी जा सके। आंकड़ों के माध्यम से हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन ये आंकड़े हम लोगों को संतुष्ट करने वाले आंकड़े नहीं हो सकते हैं। आम आदमी की आँखों से निकले आंसुओं को पोंछने की दृष्टि से इन आंकड़ों का कोई असर नहीं होने वाला है। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि योजना आयोग को आप निर्देश दें कि इस प्रकार की योजनाएं बनाए, जिनसे हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएं, ताकि हम जो हमारे विभिन्न नेताओं का लक्ष्य था, वर्तमान सदी में हम विकसित देश के रूप में कहलाएं और हम सम्मान के साथ अपने देश का नाम विदेश में जाकर ले सकें, वह पूरा हो सके। इससे अपने देश के लोगों का जब जिक्र होगा, चाहे हम किसी भी राजनैतिक दल के लोग हों, जब हम प्रतिनिधि मंडलों में बाहर जाएंगे, तो हमारे देश में रहने वाले लोगों की बेहतरी का हम वहाँ जिक्र कर पाएंगे। महोदय, जो महानगर है उसमें भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर मैं दिल्ली का भी जिक्र करूं तो लगभग 53% ऐसे लोग हैं
जो झुग्गी झोपड़ियों में आज भी निवास कर रहे हैं। हमारी सरकार की योजना इस प्रकार की है कि लगभग 47% लोगों को ही हम लोग मकान मुहैया करा पाए हैं। स्टॉप।